हे गाइस, आई एम सीए प्रणव सांडक एंड आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेसिकली इसको बिजनेस हेड भी कहा जाता है एंड ये लगभग 12 से 16 मार्क का वेटेज रखता है आपके सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इसके सेक्शन सर कहां से कहां तक होते हैं सर? सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन कहां से कहां तक है। सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 44 तक पीजीबीपी में कवर्ड है। ठीक है, एज ऑलवेज सेक्शन 28 आपको चार्जिंग सेक्शन बताता है, मतलब कौन सी इनकम इसमें टैक्सेबल होंगी वो सेक्शन 28 बताता है। इसके पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि पीजीबीपी की या बिजनेस की इनकम कैसे कैलकुलेट करना है। देखो सर, टोटल इनकम पे टैक्स लगता है, बराबर? हाँ, और टोटल इनकम कैसे आती है? टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो क्या सारी की सारी रिसिप्ट ये हेड में टैक्सेबल है? नहीं, सिर्फ जो सेक्शन 28 में दी गई रिसिप्ट है वो हेड में टैक्सेबल है। क्या सारे के सारे खर्चों का डिडक्शन मिलता? नहीं सर, पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे हैं उनका ही डिडक्शन मिलता। तो ये कहां दिए गए हैं? ये दिए गए हैं दो टाइप में, इसको डिवाइड किया है। एक जनरल एक्सपेंसेस का डिडक्शन दिया है सेक्शन 37 में, और बाकी कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर है जिनका डिडक्शन दिया है सेक्शन 30 से लेकर 36 में। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 1 बेसिक ऑफ इनकम टैक्स में पढ़ा था कि सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट पे टैक्स लगता है, कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं होती। उसी तरह सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता। ये जनरल रूल है, बट कुछ स्पेसिफिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो स्पेसिफिक सेक्शन में दिए है और उसकी वजह से उसका डिडक्शन अपने को मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन 28 पीजीबीपी का। ठीक है, पहला तो जनरल पॉइंट है कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स, जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स होते हैं किसी बिजनेस के, वो टैक्सेबल होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, यहां लिखा है कैपिटल रिसिप्ट पे टैक्स नहीं लगता, कैपिटल लॉसेस का डिडक्शन भी नहीं मिलता। कैपिटल रिसिप्ट पे अगर टैक्स नहीं लगता तो कैपिटल लॉसेस का डिडक्शन नहीं मिलता। उसके बाद सेकंड है कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, मतलब ये एक कैपिटल रिसिप्ट है। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल रिसिप्ट पे जनरली टैक्स नहीं लगता, बट कुछ ऐसे रिसिप्ट्स है जो इन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड किए हैं चार्जिंग सेक्शंस के अंदर, और उसके वजह से ही यहां पे टैक्सेबिलिटी आ जाती है ऐसी रिसिप्ट पे। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, अब लॉस ऑफ ऑफिस मतलब क्या ऑफिस खो जाना? अरे नहीं, देखो आपका कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो गया और उसके वजह से आपको कोई कंपेंसेशन मिला, तो वो कंपेंसेशन पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेगा, इवन इफ वो कैपिटल रिसिप्ट क्यों ना हो। क्या बोल रहा हूं मैं सर, समझिए। ठीक है, एक सेकेंड, फैन की स्पीड बढ़ाना। हाँ, अब समझो मैंने किसी 3 पे रखना भाई। हाँ, मैंने किसी एक इंसान से मशीनरी लेना था। मैंने उसको बोल दिया कि तू मेरे को 15 तारीख को मशीनरी दे देना। उसने बोला ठीक है दे दूंगा। अब उसने 15 तारीख को मशीनरी नहीं दिया, तो हमारी पहली बात हुई थी कि अगर आपने ड्यू डेट के अंदर मशीनरी नहीं दिया तो आप मेरे को कंपेंसेशन देंगे पेनल्टी के नाम से। तो इवन ही वो पेनल्टी क्यों ना हो, बट वो मेरे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई या टर्मिनेट होने के वजह से मिल रहा है ना, तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ये यहां पे लिखे हुआ है। ठीक है, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस, मतलब अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, वो टर्मिनेशन की वजह से आपको कंपेंसेशन मिला, या फिर वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस मॉडिफाई हो गई और उसकी वजह से आपको कंपेंसेशन मिला, तो वो कंपेंसेशन भी पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेगा, इवन इफ वो कैपिटल रिसिप्ट क्यों ना हो। उसके बाद में एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, कुछ अलग अलग तरीके के एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं, वो भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होते हैं। जैसे आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देता है कि इतना आप फ्री में इंपोर्ट कर सकते हो, बट अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो आप वो लाइसेंस किसी और को बेच देते हैं जो इंपोर्ट करता है, तो वो जो लाइसेंस आपने उसको बेचा है वो उससे आने वाला रिसिप्ट भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। नॉन कंपीट फीस ये भी कैपिटल रिसिप्ट है, बट अगर मान के चलो आपको नॉन कंपीट फीस मिल रही है, आपका कोई कॉम्पिटिटर नॉन कंपीट फीस दे रहा है, वो पर्टिकुलर एरिया में या वो पर्टिकुलर रीजन में आप उससे कॉम्पिटिशन ना करने के लिए, या फिर कोई नो हाउ पेटेंट शेयर ना करने के लिए, तो वो नॉन कंपीट फीस इवन इफ वो कैपिटल रिसिप्ट है, वो सेक्शन 28 का पार्ट है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। फिर फिफ्थ वाला एफएमवी ऑफ इन्वेंट्री कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट। अपन ने सेक्शन 45(2) कैपिटल एसेट अपन ने देखा नहीं है, आपने मेरे साथ नहीं देखा है, अपन देखेंगे कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो कैपिटल गेन्स लगता। बट अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया तो फिर क्या होगा? तो उसमें पिछले बार अमेंडमेंट लेके आया था सर उन्होंने, और उन्होंने बोला था कि अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो दिन कन्वर्जन किया उस दिन का एफएमवी आपका सेल कंसीडरेशन माना जाएगा, और वो एफएमवी आपके रिसिप्ट में यहां पे टैक्सेबल हो जाता है।
वो बिजनेस इनकम नहीं कहलाता, वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। माइनस कर देंगे वो स्टॉक इन ट्रेड जितने में भी आपने खरीदा था वो अमाउंट, तो बचा हुआ जो है वो आपका पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। ये सेक्शन 43(1) में भी दिया है एक्सप्लेनेशन में। सिक्स्थ, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसके अलावा कोई और बेनिफिट है जो आपको अराइज हो रहा है आपके बिजनेस की वजह से। अब समझो मेरा बिजनेस क्या है, मेरा बिजनेस है कोचिंग क्लास का, ठीक है। अब मैं अपने बैनर के अंदर बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूं। अब आप जो मेरे को फीस दे रहे हैं दैट इज स्पेसिफिकली माय प्रोफेशनल इनकम, ठीक है, ओके। अब मैं एक आर्टिकल्स भी लिखता हूं, और मैंने एक टैक्स प्लानिंग का आर्टिकल लिखा अपने लिंक्डइन के पेज पे, और वो टैक्स प्लानिंग के आर्टिकल से किसी एक आदमी का फायदा हो गया, तो वो आदमी ने मेरे को एक गिफ्ट दे दिया, वो आदमी ने मेरे को एक तोहफा दे दिया। तो वो तोहफा सिंस डायरेक्टली मेरे से नहीं है, तो सर बोले ये तो बिजनेस में नहीं आना चाहिए, बोलते नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी बेनिफिट अराइज होता है आपके बिजनेस या प्रोफेशन के वजह से अदर देन जो आपकी इनकम है वो, तो वो भी टैक्सेबल रहेगा। गिफ्ट बोलते हैं इसको जनरली, बट नेक्सस होना, नेक्सस मतलब कनेक्शन होना, बिजनेस और वो गिफ्ट देने वाले में कनेक्शन होना। अगर कोई आलतू फालतू ही आदमी मेरे को गिफ्ट दे रहा तो समझ में आ जाएगा कि ये बेवकूफ बना रहे हैं, वो यहां टैक्सेबल नहीं, वो गिफ्ट सेक्शन 56(2)(x) में टैक्सेबल होगा, ओके। उसके बाद सेवेंथ, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर इज टैक्सेबल इन हिज हैंड्स। अगर पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन मिलता तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता, ये यहां लिखा है 7th पॉइंट में। अब कितना टैक्सेबल होता है पार्टनर को, पार्टनर को कितना टैक्सेबल होता है सर, जितना फर्म को डिडक्शन मिलता उतना पार्टनर को टैक्सेबल होता। लिख के रख देना, जितना फर्म को डिडक्शन मिला उतना पार्टनर को टैक्सेबल रहेगा पीजीबीपी के अंदर, बराबर। और जो फर्म को डिसअलाउ हुआ है एज पर सेक्शन 40B वो पार्टनर को टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये लिख के रख दो दोनों बातें मेरी, ठीक है, ओके। उसके बाद 8, ये ट्रेड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है आपके। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी अमाउंट KIP, ठीक है, इसको एक साथ मैं आपको पूरा बता देता हूं। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, जो एम्प्लॉयर अपने की एम्प्लॉइज पे लेता है, की एम्प्लॉइज के लाइफ पे लेता है। तो सर देखो, ये जो एम्प्लॉयर पे करेगा उसको इसका डिडक्शन मिलता सेक्शन 37 में, काय का, प्रीमियम का। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हैं, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है उसको सेक्शन 37 में डिडक्शन मिलता है, बराबर। हाउ, और जब इसका मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल रहता। किसको टैक्सेबल रहता सर, किसको टैक्सेबल रहता सर, तो वो टैक्सेबल रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि किसको मिला है। अगर ये अमाउंट एम्प्लॉयर को मिला है तो उसके हाथों में पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेगा, जो कि सेक्शन 28 बताता है। अगर ये अमाउंट एम्प्लॉय को मिला है तो एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल रहेगा सैलरीज में, बोल के प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरीज। और अगर ये किसी अदर्स को मिला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को छोड़ के, तो ये IFOS में टैक्सेबल होगा वो आदमी को जिसको मिल रहा है, ठीक है। याद रखना, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता उसका डिडक्शन एम्प्लॉयर को मिल जाएगा सेक्शन 37 में। और इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो जिसको मिल रहा उसको टैक्सेबल रहेगा, किसको मिल रहा वो उस पर डिपेंड करता कि उसके हाथ में कौन से हेड में रहता। एम्प्लॉयर को मिल रहा तो पीजीबीपी में, एम्प्लॉय को मिल रहा तो सैलरी में, और अदर्स को मिल रहा तो IFOS में। क्लियर है, ओके। फिर उसके बाद आपने अगर कोई सेक्शन 35AD जो आगे पढ़ने वाले हैं उसका एसेट खरीदा और वो एसेट का पूरा डिडक्शन लेने के बाद वो एसेट बेच दिया, तो उससे जो भी वो बेचने का बेच दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया, डिमोलिश कर दिया, व्हाटएवर यू हैव डन विद द एसेट, उससे जो भी सम मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में, ठीक है। कुछ और इनकम है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है, जैसे सेक्शन 41 डीम्ड इनकम है, ये इनकम होती नहीं है, मानी जाती है, ये आगे पढ़ने वाले। सेक्शन 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस की इनकम, ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस की इनकम आपको पढ़ने का कोई काम है नहीं। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब क्या होता है सर, स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब क्या होता है ये नहीं देखना है हमको जानना है, हमको ये याद रखना है कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजंस क्या रहती। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, ठीक है ना। हाउ, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके। स्पेकुलेशन बिजनेस मतलब क्या रहता है, जिसके अंदर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, अदर देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जाते हैं, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है। ये लिखा है स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेशन प्रॉफिट ओनली। क्लियर है, ओके। ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जिनको स्पेक्युलेटिव नहीं मानते, ये आप एक बार पढ़ लेना।
क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग असेसी का रेलेवेंट है? जी हां सर, सेक्शन 145(1) बोलता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग असेसी का रेलेवेंट है। और इसी वजह से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल आदमी के, एक क्वेश्चन आते हैं सीएस के या डॉक्टर्स के, जो बोलते हैं कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। अगर आपने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा कि सीएस डॉक्टर्स का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता। तो सिंस वो कैश बेसिस फॉलो करते हैं, पेमेंट बेसिस फॉलो करते हैं, तो उनके एक्सपेंडिचर्स का जो डिडक्शन है वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा, उनकी जो रिसिप्ट्स है वो रिसीप्ट बेसिस पे ही टैक्सेबल रहेगी। ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ लिया रिसिप्ट कौन सी टैक्सेबल है। अब कौन से खर्चों का डिडक्शन मिलता, तो एक पहले अपन जनरल देख लेते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिक देख लेंगे। सेक्शन 37 आपको जनरल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देता। जनरल मतलब वो जो जनरली पीजीबीपी में डिडक्टिबल रहते हैं, ये कहीं और स्पेसिफिकली नहीं दिए हैं। जनरल मतलब ये पूरा कचरा है, मतलब यहां पे पूरे के पूरे दिए भी है। सीए इंटरमीडिएट लेवल पे ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो जनरल एक्सपेंडिचर है सेक्शन 37, इसमें बहुत सारे हैं केस लॉज, और ये केस लॉज आपको सीए फाइनल में काम में है। तो इंटरमीडिएट लेवल पे सेक्शन 37, जो कि दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंटरमीडिएट में कम इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर सेक्शन 37 में डिडक्शन मिलने के लिए क्या होना? पहली बात, 30 से 36 में कवर नहीं होना। अगर कोई एक्सपेंडिचर 30 से 36 में डिडक्टिबल है तो वहां पे लो, यहां पे क्यों आते? दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है जो आपने ये साल में इनकर किए हैं। ठीक है, इनकर ड्यूरिंग द ईयर। बिजनेस चालू होने के बाद में करना चाहिए, और ये बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। पर्सनल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता, पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। लीगल पर्पस के लिए जो खर्चा आप कर रहे हो लीगल पर्पस के लिए होना चाहिए। कोई पेनल्टी अगर आप पे करते हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता, ये लिख के रख देना। पेनल्टी अगर आपने पे किया, पेनल्टी लॉ तोड़ने के लिए, अगर लॉ तोड़ने के लिए कोई पेनल्टी पे किया तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता। बट अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से आपने पेनल्टी पे किया है तो उसका डिडक्शन सर आपको मिलता है। ये आप नीचे देखेंगे। नोट क्या है, असेसिंग ऑफिसर आपको पूछ नहीं सकता कि ये खर्चे की क्या जरूरत थी, आपने खर्चा किया ना, डिडक्शन मिलेगा। असेसिंग ऑफिसर ये नहीं पूछेंगे आपको, अच्छा तुम बोल रहे हो कि हमने इतना 10 लाख रुपए खर्चा किया, क्या जरूरत थी? अरे वो दैट इज नन ऑफ हिज बिजनेस, ही कैन नॉट आस्क यू द नेसेसिटी फॉर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर किया क्या? यस, डिडक्शन मिल जाएगा, खत्म। कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स है। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर है, डिडक्शन मिलेगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं कंपनी जो करती है, कंपलसरी रहता है, उसका डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि वो बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, वो टुवर्ड्स सोसाइटी एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, कंपनी का टुवर्ड्स, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पहले ही डायलॉग में लॉ के अंदर लिखा है। ठीक है, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स को फ्री सैंपल्स दे रहे हो तो उसका डिडक्शन नहीं मिलता, क्योंकि डॉक्टर्स को जो फ्री सैंपल दिए रहते हैं वो मेडिकल एक्ट में प्रोहिबिटेड है कि मेडिकल एक्ट बोलता है आप ऐसे डॉक्टर्स को फ्री सैंपल दे नहीं सकते जस्ट टू बूस्ट योर सेल। ठीक है, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब ये कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, और इसीलिए इनकम टैक्स एंड रिलेटेड जो भी पेमेंट है, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी पेमेंट है, इंटरेस्ट और अपना लेट फीस, उनका डिडक्शन नहीं मिलता। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, पेनल्टी जो मैं इनकम टैक्स की पेनल्टी भरता हूं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नहीं सर, इनकम टैक्स की पेनल्टी लॉ तोड़ने के लिए है, डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस की पेनल्टी भर रहा, सर वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिडक्शन मिलता, बट पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलता, ये यहां पे लिखे हुआ है। ठीक है, डीमरेजेस अगर आप पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता, और ये जो बात मैंने आपको बोली थी पेनल्टी, ये यहां पे लिखी हुई है 4th पॉइंट में, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं करते हो और उसके लिए पेनल्टी पे करते हो तो उसका डिडक्शन मिलता है, क्योंकि ये इंफ्रैक्शन या इंफ्रिंजमेंट ऑफ लॉ नहीं है, ये इंफ्रैक्शन या तोड़ना ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, उसके बाद में एक सेक्शन 37(2)(b) था जो कि बोलता था कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन किया, डोनेशन दिया, तो आपको पीजीबीपी में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा 80GGB 80GGC में। ठीक है ना, ओके। ये था जनरल एक्सपेंडिचर्स, जितना काम का है एग्जाम के सब बता दिया, इससे ज्यादा कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
सेक्शन 30 से 36 आपको स्पेसिफिक डिडक्शंस बोलते हैं और मैं इसको बहुत फास्ट में लेने वाला हूं, तो आप सारे लोग जिनका ध्यान नहीं है अभी ध्यान से सुन लेना, ठीक है। सेक्शन 30 बोलता है आपको रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस जो आप बिल्डिंग के लिए करते हो तो उसका डिडक्शन सेक्शन 30 में मिल जाएगा। रेंट जो बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, आपने बिल्डिंग रेंट पे लिया, उसका रेंट पे कर रहे हैं, उसका डिडक्शन मिलेगा। रेट, टैक्सेस, टैक्सेस पे किया गवर्नमेंट को, डिडक्शन मिलेगा। बट याद रखना टैक्सेस के केस में सेक्शन 43B लगता है, मतलब पेमेंट किया है तो ही डिडक्शन मिलेगा। आपने रिपेयर करवाया, आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अब याद रखना रिपेयर्स के अंदर सिर्फ करंट रिपेयर्स का डिडक्शन मिलता, कैपिटल रिपेयर्स का सेक्शन 30 में डिडक्शन नहीं मिलता। कैपिटल रिपेयर्स रहे तो सेक्शन 30 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो सेक्शन 32 में वो रिपेयर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएंगे और उसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर है? हां, ये यहां पे लिखा है। अगर आपने रेंटेड प्रीमाइसेस सबलेट किया तो वो केस में आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? रेंट पेड माइनस रेंट रिकवर्ड। जितना आपने रेंट पे किया 15,000, समझ लो आपने किसी से रेंट पे लिया है बिल्डिंग, ठीक है। मैंने गोडाउन लिया, अब मेरे को मालूम है मेरा 8 महीने काम रहता तो 4 महीने मेरा गोडाउन खाली रहता। ये मेरा गोडाउन है, ठीक है। मैंने इसको 15,000 रुपए पर महीने के रेंट पे लिया है, ठीक है। इसका मेरे को 8 महीने पूरा ढचा ढच काम रहता, पूरा भरे भरा रहता, पर 4 महीने पूरा खाली पड़ा रहता। तो फिर मैंने क्या किया, ये 15,000 रुपए ये जो गोडाउन है किसी और को सबलेट कर दिया 10,000 रुपए पर महीने में फॉर 4 मंथ्स। तो अब मेरे को डिडक्शन कितना मिलेगा? 15,000 का? नहीं, 15,000 माइनस 10,000, 5,000 का डिडक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10,000 तो मैंने उसमें से किसी और से रिकवर कर लिया। ओके, अब ये सबलेटिंग ऑफ बिल्डिंग विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस, इसको IFOS में लेके मत जाना, ये मेरी बिजनेस से रिलेटेड बिल्डिंग है, ठीक है ना। IFOS में मत लेके जाना मेरे भाइयों और बहनों, ना हाउस प्रॉपर्टी में इसका डालना, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के केस में अपने को ओनरशिप चाहिए रहती, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद सेक्शन 31 क्या बोलता? रेवेन्यू, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। ऊपर बिल्डिंग का था, ये है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स। अब बात आती है, सर मेरे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया, बोले क्या? ऊपर देखो, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, ये 4 चीजें थी। रेंट था, रेट्स एंड टैक्सेस थे, रिपेयर्स था, इंश्योरेंस था। यहां पे सिर्फ रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस लिखा है सर। मतलब अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स रेंट पे लिए तो क्या उसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा? अरे उसका डिडक्शन मिलता, ऑब्वियसली वो बिजनेस के लिए, बट सेक्शन 31 में नहीं मिलता, सेक्शन 37 में मिलता। तो लिख के रख देना, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स, ठीक है ना, फॉर बिजनेस, उसका डिडक्शन सेक्शन 37 में मिलता है। ओके, अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन सेक्शन 32 में आता है सर। ये डेप्रीसिएशन मिलता है सर आपको ब्लॉक ऑफ एसेट पे, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं मिलता। लेना मैंडेटरी है, मतलब डेप्रीसिएशन लेना मैंडेटरी है, आप इसको अगले साल लूंगा ऐसा नहीं बोल सकते। तो डेप्रीसिएशन काय पे मिलता? ब्लॉक ऑफ एसेट पे, इंडिविजुअल एसेट पे नहीं। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब क्या रहता सर? सेम क्लास प्लस सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, सेम क्लास के अंदर सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो सर पहले क्लास क्या रहते वो बताओ। मैंने बोला बिल्डिंग रहता, मैंने बोला प्लांट एंड मशीनरी रहता, मैंने बोला फर्नीचर एंड फिक्चर्स रहता, मैंने बोला इंटेंजिबल एसेट्स भी रहता। अच्छा, तो रुको, ठीक है। तो सर पहले सबसे पहले ये बताओ कंडीशन क्या है डेप्रीसिएशन लेने की? तो सबसे पहले आपके पास एसेट की ओनरशिप होना। सर हमारे पास आधी ओनरशिप है तो आधा डेप्रीसिएशन मिलेगा। सर हमारे पास बेनिफिशियल ओनरशिप है, हम वो एसेट के रजिस्टर्ड ओनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बेनिफिशियल ओनर को भी एसेट का डेप्रीसिएशन मिलता है, पार्ट हो, फुल हो, रजिस्टर्ड नहीं हो। अगर अब एक सवाल और आता है, सर जो टेनेंट है उसने रेंटेड बिल्डिंग में एक और एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। मान के चलो मेरे पास बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग लिया मैंने, 1 फ्लोर की, दिख रही है आपको बिल्डिंग? हाँ, नहीं दिख रही होंगी तो मान लो 1 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग मैंने रेंट पे लिया तो ऑब्वियसली इसका जो मैं रेंट पे कर रहा हूं उसका मेरे को डिडक्शन मिलता सेक्शन 30 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस पे एक और फ्लोर चढ़ाया, ये फर्स्ट फ्लोर ओनर का था, मैंने इस पे सेकंड फ्लोर भी चढ़ा दिया, तो ये सेकंड फ्लोर मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता था तो सेक्शन 30 में डिडक्शन मिल जाता था, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्या इसका डिडक्शन मेरे को सेक्शन 30 में मिलेगा? जी नहीं मिलेगा। फिर क्या? तो फिर सर बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। मैंने बोला तेरे पास ये बिल्डिंग की ओनरशिप है क्या? नहीं। तो बोलते सर देखो मेरे पास ये बिल्डिंग की ओनरशिप नहीं है, बट ये जो सेकंड फ्लोर है ना इसकी ओनरशिप मेरे पास में ही है। मैंने वो आदमी को पूछ के किया था, तो ये जो अगर कोई टेनेंट है
प्रोविजन कैसे बनती है? अगर कोई टेनेंट है उसने रेंटेड या लीज्ड बिल्डिंग पे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो उतना कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन उसको मिल जाएगा बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, इसका डेप्रिसिएशन मिलता है। ये डायलॉग लिखा है, इफ टेनेंट इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन लीज्ड और रेंटेड बिल्डिंग ही विल गेट डेप्रिसिएशन ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अरे ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप, अरे से बहुत बार होता है, आप रेंटेड जगह लेते हो, 25 साल की लीज पे ले लिया आपने, तो इन दैट केस आप उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चालू करते हो। ऑब्वियसली 25 साल आपके पास रहने वाला है तो आप सोचोगे कि भाई ठीक है ना, 25 साल के बाद अगर इवन इफ मेरे को उसकी ओनरशिप नहीं भी मिली तो चलता, मैं डेप्रिसिएशन खा जाऊंगा उतना, ठीक है ना, ओके। दूसरा, आपने उसको एसेट को यूज करना चाहिए, आपने एसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाहिए। एक दिन भी यूज किया तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में आपने अगर एसेट को लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया तो आपको जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका आधा ही डेप्रिसिएशन मिलता। मतलब अगर मान के चलो किसी एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% और आपने पहले साल जिस साल वो एसेट लिया उस साल आपने वो एसेट को यूज किया 170 डेज के लिए, तो आपको 10% का आधा मतलब 5% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। और यूज करना मतलब क्या है? एक्टिवली यूज करना नहीं, अगर आपने रेडी टू यूज करके रखा है तो भी उसका डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। एग्जांपल जनरेटर, हमने जनरेटर लेके रखा है, वो हमारा कैपिटल एसेट है, हमारा बिजनेस एसेट है, हमको उसका डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्योंकि हम उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। बट इस साल एक भी बार लाइट नहीं गई तो मेरे को उसका काम ही नहीं पड़ा, तो जनरेटर का मैंने यूज किया कि नहीं किया? एक्टिवली यूज नहीं किया, बट इट वॉज रेडी टू यूज एंड देयरफॉर मेरे को डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 180 डेज वाला कंडीशन फर्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड ईयर से अगर आपने एक भी दिन एसेट यूज किया तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, जनरली बुक वाले इसको लिखते नहीं है, ये इंप्लाइड बात होती है समझने की। आपने एसेट को लिया पहले साल, प्रीवियस ईयर 18-19 में आपने एसेट खरीदा, आपने उसको यूज ही नहीं किया, ठीक है, एक भी दिन यूज नहीं किया, तो आपको डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 18-19 में नहीं मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है। प्रीवियस ईयर 19-20 में आपने उसको पुट टू यूज किया और आपने उसको सिर्फ 90 डेज के लिए यूज किया, तो बताओ क्या प्रीवियस ईयर 19-20 में मेरे को आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर नहीं, पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आधा डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन फर्स्ट प्रीवियस ईयर ऑफ एसेट के लिए एप्लीकेबल है। ये डायलॉग यहां पे लिखा है। अगर आपने एसेट को पार्टली बिजनेस और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो क्या होगा सर? तो बोलते हैं सर देखो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 32, मतलब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन कितना मिलेगा? ऑब्वियसली जितना बिजनेस का पार्ट है उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अमाउंट WDV में से कितना माइनस होगा? जितना बिजनेस का डेप्रिसिएशन है उतना ही WDV में से माइनस होगा, ठीक है। अब सर क्या बोल रहे हैं? अगर ये इसके पहले आपने नहीं सॉल्व किया है तो आपको इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, ठीक है। सेकंड केस, बिजनेस और एग्रीकल्चरल के लिए यूज किया तो केस में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? ऑब्वियसली बिजनेस का है उतना ही मिलेगा, बट WDV में से कितना अमाउंट माइनस होगा? जितना पूरा डेप्रिसिएशन है, बिजनेस प्लस एग्रीकल्चरल दोनों का डेप्रिसिएशन WDV में से माइनस होगा। एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। 10 लाख का एसेट है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, इसको पार्टली एग्रीकल्चरल, चलो ठीक है, पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो मेरे को सेक्शन 32 में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा सर? 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख, उसका आधा 50% बिजनेस 50% पर्सनल, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। और WDV कितनी रहेंगी फॉर नेक्स्ट ईयर? 10 लाख माइनस 50,000, बिजनेस का अमाउंट ही माइनस करना पड़ेगा, 9.5 लाख नेक्स्ट ईयर की WDV मेरी रहेंगी, ठीक है। बट अगर यही पार्टली बिजनेस रहा और पार्टली एग्रीकल्चरल रहा तो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? ऑब्वियसली सर बिजनेस का 50,000 रुपए, बट WDV में से पूरा का पूरा 1 लाख रुपए माइनस होगा, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो नेक्स्ट ईयर की WDV रहेंगी 9 लाख रुपए, 10 लाख माइनस 1 लाख। अब जिसने अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा समझ लेना, आपके कंसेप्ट डिले है, आपको वापस से रेगुलर करना पड़ता, ठीक है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज जिसपे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे MCQ बन सकता है बेहतरीन वाला, PGBP और IFOS दोनों को जोड़ के। अब समझो अगर मेरा लेटिंग आउट का धंधा है, लेट आउट करने का धंधा है, मतलब मैं एसेट को रेंट पे देता हूं लोगों को,
तो ऑब्वियसली उससे जो रेंटल इनकम आएंगी वो मेरे पीजीबीपी में टैक्सेबल रहेगी, और उसका जो भी वो रेंट आउट, लीज्ड आउट या जो भी रेंटल, जो भी मैं एसेट रेंट पे देता हूं, उनका जो भी डेप्रिसिएशन है वो मेरे को सेक्शन 32 में डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर। हाउ बट अगर मेरा वो धंधा नहीं है, मान के चलो मेरे घर पे 25 खुर्चियां है, 50 खुर्चियां है, चेयर्स, और हमारा धंधा नहीं है चेयर्स लोगों को रेंट पे देने का है, बट कोई एक आदमी मेरे घर पे आया, बोले सर धूपकाले में लोग आते हैं, सर हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, हमारे यहाँ बुआ आई है, तो हमको चेयर्स होना, तो ये चेयर्स दे दो आप। तो मैंने दिया उनको, और मैंने बोला 5 रुपए पर डे पर चेयर लगेंगे, ठीक है। तो उन्होंने जो मेरे को पैसे दिए वो टैक्सेबल होंगे मेरे हाथों में आईएफओएस में, क्योंकि मेरी वो इनकम, मेरा वो बिजनेस नहीं है, बराबर। बट सिंस वो मेरा बिजनेस नहीं है तो मेरे को डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए सेक्शन 32 का, बराबर है, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम है तो ही पीजीबीपी का डिडक्शन मिलेगा। यहां इनकम आईएफओएस की है तो डेप्रिसिएशन मेरे को कहां से मिलेगा, सेक्शन 32 में नहीं मिलेगा। बट मेरी शेयर तो डेप्रिसिएट हो ही रही ना, बोले हाँ, तो फिर तो बोलते हैं वो केस में बोलते हैं शेयर का डेप्रिसिएशन आपको सेक्शन 57(2) में मिलेगा। तो ये दो केसेस दिए, अगर आरसीसी का बिजनेस है लेटिंग आउट ऑफ एसेट का तो डेप्रिसिएशन 32 में मिलेगा, और अगर उसका बिजनेस नहीं है, उसकी जो लेटिंग आउट ऑफ एसेट की इनकम है वो आईएफओएस में टैक्सेबल हो रही, तो वो केस में जो डेप्रिसिएशन है वो सेक्शन 57 में डिडक्टिबल रहता है, ठीक है बच्चों। ओके, ब्लॉक ऑफ एसेट कैसे बनाना, सेम क्लास होना चाहिए, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप एसेट को टैंजिबल इंटैंजिबल में डिवाइड कर देंगे। टैंजिबल एसेट्स को और 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स में, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर्स में। फिर एसेट को ग्रुप करेंगे सेम क्लास के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में अंदर जाके और देखेंगे जिनके सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एक ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है ब्लॉक बनाना। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना, सबसे पहले आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी देखना पड़ेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी कैसे आएंगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी जो इस साल की है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन आपको ब्लॉक वाइज कैलकुलेट करना पड़ता, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ब्लॉक की डब्ल्यूडीबी निकालोगे, कैसे, ओपनिंग डब्ल्यूडीबी प्लस सारे के सारे एसेट जो आपने परचेज किए हैं, माइनस सारे के सारे एसेट्स जो आपने बेचे हैं उनका सेल वैल्यू, उनका कॉस्ट नहीं बोल रहा, उनका सेल वैल्यू। सर अगर हमने लॉस में बेचा है तो फिर वो लॉस का आपको डिडक्शन मिल जाएगा बाय वे ऑफ एनहांस्ड डेप्रिसिएशन। और सर अगर हमने प्रॉफिट में बेचा है तो प्रॉफिट का टैक्स नहीं लगेगा क्या, अरे बेटा वो प्रॉफिट पे आपको टैक्स लग जाएगा ओवर द इयर्स बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन। सर क्या बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता। हर्ष एलएलपी का एक क्वेश्चन, अच्छा सॉरी राजा का एक क्वेश्चन है मेरे एररलेस टैक्सेशन बुक में, पहला ही क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, वो कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब आप एसेट जो परचेज्ड एसेट है ये एडिशन ड्यूरिंग द ईयर ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें तभी के तभी मार्क करना लेस देन 180 डेज कौन से यूज किए, मोर देन 180 डेज कौन से यूज किए। अब जो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी आ जाएंगी वो क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी को आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, पहला पार्ट लेस देन 180 वाला और दूसरा पार्ट बैलेंस वाला। मोर देन 180 वाला मत करना, मोर देन 180 वाला मत करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। लेस देन 180 वाला और दूसरा बैलेंस वाला करना, क्योंकि हो सकता है कोई एसेट आपने महंगे में बेचा है तो आपकी जो बैलेंस डब्ल्यूडीबी है वो मोर देन 180 वालों से कम है। अब जिसने ये करा होगा, जिसकी बहुत बेहतरीन तरीके से हो गई होंगी, उसकी रिवीजन गपा गप हो जाएंगी, उसको दिख रहा खटाखट, अरे हाँ वो क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, ठीक है ना, हाँ ओके। और जो लेस देन 180 है उसको जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है उसका आधा ले लेना, मोर देन 180 वालों को पूरा का पूरा, या बैलेंस डब्ल्यूडीबी वालों को पूरा का पूरा, ओके। फिर उसके बाद में सर रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन याद करना है क्या, रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन सिर्फ मोटर कार के याद करने हैं जिसमें अमेंडमेंट आई भी है, क्या अमेंडमेंट है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब सर बिल्डिंग में क्या आता, मशीनरी में क्या आता, फर्नीचर में क्या आता और प्लांट में क्या आता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लांट्स मशीनरी नहीं रहती है, प्लांट वो चीज रहती है जो इसेंशियल है टू कैरी आउट द बिजनेस, बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। क्या आता सर प्लांट में और क्या नहीं आता सर प्लांट में, क्या आता सर प्लांट में, प्लांट के अंदर सर आती है आपकी शिप, जहाज, व्हीकल्स बोले तो कार, बुक्स, साइंटिफिक apparatus एंड सर्जिकल्स यूज्ड फॉर द बिजनेस। अब सर सर्जिकल्स और साइंटिफिक apparatus मैं थोड़ी यूज करता, अरे आप नहीं यूज करते, बट जिसका बिजनेस है उसका, जो डॉक्टर है उसका साइंटिफिक apparatus उसका प्लांट हो गया, मशीन थोड़ी हुई ना हो। मशीन क्या होती है सर, यहां पे लिखा है जो मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन से कंसर्न्ड है, डायरेक्टली जिससे मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है ओके। क्या क्या नहीं आता प्लांट के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है।
टी बुशेस, लाइव स्टॉक, ये ह्यूमन बॉडी। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता प्लांट में। अरे यार सर, स्टॉक इन ट्रेड तो आपके बिजनेस का एसेट होता ना, स्टॉक इन ट्रेड पे आपको डिप्रिसिएशन मिलता? हाँ नहीं, स्टॉक इन ट्रेड आप बेचते हो, उस पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता। बिल्डिंग्स आती क्या? अरे बिल्डिंग्स का अलग से हेड दिया है तो वो प्लांट में क्यों आएगा? ये जो स्टॉक इन ट्रेड की क्वेरी है, बेहतरीन क्वेरी थी, ये मेरे को राधिका पूछी थी, ठीक है ना, एक हमारी स्टूडेंट है राधिका, उन्होंने पूछा था स्टॉक इन ट्रेड सर क्यों नहीं आता प्लांट में। मैंने बोला ये स्टॉक इन ट्रेड से क्या होता? कुछ नहीं होता। ये स्टॉक इन ट्रेड पे डिप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। ये बिजनेस एसेट है क्या? सर बिजनेस एसेट नहीं है ये, इसको यूज करके आप बिजनेस नहीं कर रहे, इसका बिजनेस कर रहे हैं। समझो फर्क समझो, ठीक है? जिसको समझा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा वापस से रेगुलर लेक्चर पूरे से देखना पड़ता, ठीक है? लैंड और पर्सनल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता और इसीलिए लैंड को कभी ब्लॉक में इंक्लूड नहीं करना है। तो जब भी लैंड एंड बिल्डिंग दिया रहता तो आपको बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन मिलता, तो जो बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें से लैंड माइनस करने के बाद में उसका डेप्रिसिएशन मिलता है। और यहां पे लिखे हुआ है ये बात, ओके। पीसी नोट, कौन सी वाली बात बोला था मैं? स्टॉक इन ट्रेड वाली बात यहां पे लिख देना, ठीक है? स्टॉक इन ट्रेड से बिजनेस नहीं होता, स्टॉक इन ट्रेड बेचना अपना बिजनेस है। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट क्या रहते हैं? वो एसेट जिनके असिस्टेंस से आप बिजनेस करते हो, बट स्टॉक इन ट्रेड का बिजनेस आप नहीं करते। स्टॉक इन ट्रेड का तो बिजनेस ही आप करते हो, वो बेचना आपका धंधा है, ठीक है? एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं, उनको थोड़ा सा एनकरेजमेंट देने के लिए उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता। प्रोडक्शन बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाओ देश का, तो इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ जो आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी लोगे वो भी अपने फैक्ट्री के लिए, उस पर ही आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाले जो प्लांट एंड मशीनरी नया लेते हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनको हम ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं? दे रहे हैं रियायत दे रहे हैं उनको और एनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है लो आप नई प्लांट एंड मशीनरी, हम तुमको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन देते हो मशीनरी पे, और ये मशीनरी फैक्ट्री में लगाना, इससे प्रोडक्शन करना ताकि देश का जीडीपी बढ़े। बोले सर मैं एक नया प्लांट एंड मशीनरी ले रहा, ऑफिस का एसी प्लांट में आता, बराबर। मैंने सर नया प्लांट लिया, ऑफिस में एसी लगाया, उससे प्रोडक्शन हुआ? नहीं, उससे तेरी सेहत अच्छी हुई, कंफर्ट है, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। असेसी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में एंगेज होना चाहिए, या फिर आप बिजली गिराने वाले लोग होना चाहिए, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसमिशन में आप एंगेज होना चाहिए, ठीक है? किसको किसको नहीं मिलता? शिप एयरक्राफ्ट को नहीं मिलता, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी को नहीं मिलता। प्लांट एंड मशीनरी जो आप ऑफिस में इंस्टॉल करते हो, रेसिडेंशियल या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल करते हो, उस पे नहीं मिलता। ऑफिस अप्लायंसेस या रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कार वार पे भी नहीं मिलता, ट्रक वक्त पे भी नहीं मिलता। और प्लांट एंड मशीनरी जिसका पूरा का पूरा कॉस्ट किसी और सेक्शन में आपने डिडक्शन ले लिया, उस पे भी नहीं मिलता। क्या रेट से मिलता सर? नॉर्मल स्टेट्स के लिए 20% है, बट एट द रेट बीबी के लिए, एट द रेट बीबी लिख के रख देना, एट द रेट बीबी के लिए 35% है। एट द रेट मतलब ए फॉर आसाम, टी फॉर तेलंगाना, सॉरी, ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, बी फॉर बिहार और बी फॉर बंगाल, बी फॉर बंगाल, ठीक है? जीएसटी पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब हो गया। हाँ, अब लेस देन 180 डेज वाली कंडीशन एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए भी एप्लीकेबल है। एडिशनल डेप्रिसिएशन याद रखो, पहली बात जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे, सर क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता? जिस साल आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया नई वाली, वो साल एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है? सेकंड सवाल, हमने इस साल प्लांट एंड मशीनरी लिया बट उसको लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया, तो आधा एडिशनल डेप्रिसिएशन, बोले 20% है ना, 20% का आधा मतलब 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन इस साल मिल जाएगा, 10% नेक्स्ट ईयर मिलेगा, ठीक है ना? और ये 10% एक्चुअल कॉस्ट का होता है, यहां लिखा है 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, तो ये 10% है आधा लेस देन 180 डेज वाले केस में, और ये है 17.5%, मतलब 35 का आधा ये साल, आधा अगले साल, ये यहां पे लिखे हुआ है। ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन के ऊपर रहता है और ये डब्ल्यूडीबी में से माइनस करते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या पे मिलता है? मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन पे, ठीक है ना? हाँ, तो बोलते हैं सर जो प्रिंटिंग बिजनेस में है या प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग बिजनेस में, जैसे जो लोग हमारी बुक को पब्लिश करते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऐसा माना जाता है और इसलिए उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सेक्शन नहीं बताया सर तुम, 32(1)(2)(a), ये 1
नॉर्मल वाला है। ये सेक्शन का नाम भी रटना है, सेक्शन का नंबर भी रटना है। वैसे तो नॉर्मली सेक्शन 32 बोल दो तो चलेगा, बट ये बोलोगे ना तो एग्जामिनर की आंखें लपलपा जाएंगी कि लड़के को बहुत आता है, लड़की को भी बहुत आता है। ठीक है, एक सेक्शन 32 एडी है जो आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस देता है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस देता है सेक्शन 32 एडी। ऑब्वियसली ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और बिहार जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में 35% वाले रेट है ना, उनको ही एट द रेट बीबी वालों को ही मिलता है। इन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट सेम एज, लगभग सेम एज एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितना मिलता सर? जो प्लांट एंड मशीनरी है उसके एक्चुअल कॉस्ट का 15%, और ये पहले साल ही मिलता जब आपने लिया। सर हमने लेस देन 180 लिया तो आधा मिलेगा क्या? नहीं, इसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। 5 साल तक आपको ये प्लांट एंड मशीनरी बेचनी नहीं है। अगर आपने 5 साल के अंदर बेच दिया तो जो भी आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिला है वो वापस ले लिया जाएगा। वापस कैसे लेंगे? इनकम मान के, पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, बट अगर आपका अमालगमेशन हुआ, अगर आपका डीमर्जर हुआ, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको ये जो मशीन है वो मशीन को या प्लांट एंड मशीनरी को रिमेनिंग पीरियड के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। मान के चलो आपने 2 साल आपने कोई मशीनरी लिया, प्लांट एंड मशीनरी लिया, आपने उसका 32 एडी का इन्वेस्टमेंट अलाउंस ले लिया। ठीक है, आपको 15% का डिडक्शन मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? आपका 2 साल बाद अमालगमेशन हो गया, तो 2 साल आपने रखा। अब जो रिजल्टिंग कंपनी है उसको 3 साल रखना पड़ेगा। अगर रिजल्टिंग कंपनी ने 3 साल के अंदर बेच दिया तो वो केस में वो रिजल्टिंग कंपनी की इनकम है, ऐसा माना जाएगा। मतलब आपने उसको बेचा नहीं, आपने उसको ट्रांसफर नहीं किया, आपका अमालगमेशन हुआ ना, बोले ठीक है चलो माफ करते हैं। अब जिसके पास गया उसको बोलो 3 साल तक इसको संभाल के रखें। डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, बिजली गिराने वाले लोग हैं, पावर जनरेशन सेक्टर, उनको ही मिलता है। टाइम टू एक्सरसाइज क्या है? जो साल आप बिजली मैन्युफैक्चर करना चालू करोगे वो साल क्या, वो प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट जो है रिटर्न ऑफ इनकम भरने की 139(1) की ड्यू डेट, उसके पहले आपको एक्सरसाइज करना पड़ता कि आपको एसएलएम चाहिए या डब्ल्यूडीवी चाहिए। नहीं, बेसिकली डब्ल्यूडीवी के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता, एसएलएम चाहिए तो एक्सरसाइज कर लो। अगर लेस देन 180 है तो सर आधा मिलेगा, आधा अगले साल मिलेगा। और अगर आपने पहले ही साल एसेट को बेच दिया, पहले ही साल अगर आपने एसेट को बेच दिया तो जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जाएगा। ठीक है, जो एसएलएम का ऑप्शन है ये सिर्फ टैंजिबल एसेट्स के लिए, इंटैंजिबल एसेट्स के लिए नहीं, प्लस इंडिविजुअली भी ऑप्शन है। मतलब आप चाहो तो 4 एसेट्स का एसएलएम ले सकते, बचों का डब्ल्यूडीवी ले सकते हैं, इसमें ब्लॉक कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है सर, ओके। उसके बाद में अगर ये पावर जनरेशन, ये तो देखो इतना कुछ काम का नहीं था, मैं आपको बताता हूं, ये कुछ खास काम का नहीं था, काम का ये है बहुत। अगर पावर जनरेशन वालों ने अपने डेप्रिशिएबल एसेट को बेच दिया 1 साल के बाद में, पहले साल जो साल एसेट्स खरीदा उसी साल बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। ठीक है ना, ये यहां पे लिखा है सेल इन फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में अगर आपने बेचा सेकेंड ईयर से बाद में तो ये वाले ऑप्शन लगते हैं। ऑब्वियसली आप डेप्रिसिएशन लोगे, वो डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो जो नेट सेल कंसीडरेशन है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं, 10 लाख का मेरा एसेट था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मैंने डेप्रिसिएशन लिया 2 साल में 2 लाख का, काई में से लिया? सेक्शन 32 पीजीबीपी में से। ओके सर, तो मेरा इसका डब्ल्यूडीवी है 8 लाख रुपए। ठीक है, अब इसको मैंने बेचा, पहला केस 6 लाख रुपए में, तो मेरा 2 लाख का लॉस हो गया। ये लॉस को बोलेंगे टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और इसका डिडक्शन मेरे को सेक्शन 32 में मिल जाएगा। दूसरा केस, मैंने इसको 9 लाख रुपए में बेचा, तो मेरा डब्ल्यूडीवी था 8 लाख, 8 लाख मेरा डब्ल्यूडीवी था, 9 लाख में बेचा, तो सर 1 लाख का आपको हुआ प्रॉफिट। तो बोले अच्छी बात है, ये बिजनेस एसेट है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो बिजनेस मशीनरीज है क्या ये आपकी कैपिटल एसेट है? क्या इन पे कैपिटल गेन हो सकता? ऑब्वियसली हो सकता। हमने देखा है कैपिटल गेन्स में कि कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, और यहां पे ब्लॉक नहीं है तो इंडिविजुअल एसेट की बात हो रही है, ऐसा मान के चलेंगे अपन। ठीक है सर, ओके। तो ये 1 लाख का जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, क्या मेरे कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब पीजीबीपी क्या बोलेगा, डिडक्शन लेना था तो मेरे पास आया,
ठीक है ना। तो ये 2 लाख तक का जो डिडक्शन आप डेप्रिसिएशन के नाम से लिए हो पीजीबीपी में, तो उतना अगर प्रॉफिट हुआ तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा बैलेंसिंग चार्ज के नाम से। और तीसरा केस, अगर मैंने 12 लाख रुपए में बेचा तो वो केस में रहेगा 2 लाख रुपए बैलेंसिंग चार्ज, और बचा हुआ 2 लाख रुपए जो कॉस्ट के ऊपर वाला है वो कैपिटल गेन्स में जाएगा। और ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा हमेशा, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट पे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। ऐसा एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके का बिजली लिमिटेड का अपन ने अपने एररलेस टैक्सेशन बुक में करेवा है। ठीक है, ओके। ये यहां पे डायलॉग लिखे हुए हैं, वो एग्जाम्पल आप लिख लेना। फिर अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आपका अमालगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, कोई भी बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो क्या करना, डेप्रिसिएशन कैसे निकालना। पहले ए लिमिटेड थी, अब बी लिमिटेड के साथ अमालगमेट हो गई तो नई कंपनी बी लिमिटेड है। ए लिमिटेड ने 200 दिन के लिए एसेट को यूज किया, इसने बचे हुए 165 डेज के लिए यूज किया। नहीं सर, इसने बचे हुए 166 डेज के लिए यूज किया, क्योंकि प्रीवियस ईयर 1920 में 366 डेज है, क्योंकि 2020 लीप ईयर रहेगा, तो फरवरी 2020 के 29 डेज रहेंगे। ओके, तो बताओ, अब जो मशीन थी वो पहले ए के पास थी, अब वो बी के पास गई, तो ए को डेप्रिसिएशन दे या बी को दे। तो बोले स्टार्टिंग में किसके पास थी, ए के पास, ए को दो। मैंने बोला लास्ट में किसके पास थी, खत्म हुआ 31 मार्च को किसके पास, बी के पास, तो बोले बी को दो। झगड़े हो गए तो बोले रुक जाओ, ये भूल जाओ, बोले ये भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ है। आप नॉर्मली जो भी एसेट्स है उन पे नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, ऐसा मान के कि कुछ हुआ ही नहीं है, ए बी का वैसा ही है जैसा पहले था। जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया वो डेप्रिसिएशन को बांट दो ए और बी के बीच में, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच एसेट इज यूज्ड बाय देम, हेल्ड बाय देम नहीं, यूज्ड बाय देम बेटा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एसेट, ए ने बी को एसेट दे तो दिया था 200 दिन के बाद, बट बी ने 50 दिन यूज ही नहीं किया। मतलब बी ने कितना दिन यूज किया, 116 दिन। तो डेप्रिसिएशन कितने दिन का मिलेगा बी को, 116 दिन का। तो क्या करेंगे आप, आपका जो भी डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन को 2 पार्ट में बांट देंगे, और ये होगा इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज जिसमें एसेट ने एसेट को यूज किया है, हेल्ड को लिखना और उसको क्रॉस करना। ठीक है ना, ओके, ये यहां पे लिखा है। केसेस ऑफ चेंज इन ओनरशिप, डेप्रिसिएशन शैल बी कैलकुलेटेड अज्यूमिंग नो चेंज इन ओनरशिप हैज टेकन प्लेस, कुछ हुआ ही नहीं है। और कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, सॉरी, जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है उसको अपोर्शन करना है बिटवीन प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर कंपनी इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच एसेट इज यूज्ड बाय देम। मतलब समझो कि अभी ए का बी से अमालगमेशन हुआ, तो ए ने इसको एसेट को 100 दिन यूज किया और बाद में ये एसेट को ट्रांसफर कर दिया गया बी को। मतलब बी के पास एसेट कितने दिन के लिए था, 266 डेज के लिए था सर। बट बी ने वो एसेट को इमीडिएटली पुट टू यूज नहीं किया, बी का जो नया बना था उनका कुछ तो काम चल रहा था, तो इसने सिर्फ इसको 200 दिन के लिए यूज किया। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, जो भी डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइडेड बाय 300 करोगे, इनटू 100 करोगे, ये डेप्रिसिएशन जाएगा ए को, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 300 इनटू 200 करोगे, ये डेप्रिसिएशन जाएगा बी को। ठीक है, उसके बाद अब बताता हूं आपको, ए ने 100 दिन वापरा, बी को दिया। अब 100 दिन के बाद में अगर एसेट कोई बी ने नया एसेट लिया, बी ने अगर कोई न्यू एसेट को परचेस किया है, तो वो जो न्यू एसेट है उसका डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा बी को मिलेगा, ए को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए ने यूज ही नहीं किया उसको, डेप्रिसिएशन का फतरे को देंगे हम, नहीं देंगे। तो न्यू परचेसेस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, जो रिजल्टिंग कंपनी है उसने खरीदा है, ये बात आप ध्यान में रखना प्लीज मेरे भाइयों। 180 डे का कंडीशन ये केस में एप्लीकेबल नहीं है। मतलब बी को जो मिला, अगर बी ने लेस देन 180 डेज यूज किया, अरे भाई 180 डे का कंडीशन एसेट के पहले साल के लिए रहता, एसएससी के पहले साल के लिए नहीं। नोट क्या बोलता है, जो कंसीडरेशन है जिस पे ट्रांसफर किया, अगर ए ने बी को कोई एसेट 180 करोड़ में ट्रांसफर किया,
उससे आपको डेप्रिसिएशन के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज इररेलेवेंट फॉर डेप्रिसिएशन। ये स्टूडेंट शुड नॉट गेट कंफ्यूज बाय सच अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया रहेगा उससे परेशान मत होना, ठीक है। डेप्रिसिएशन मिलता सर कॉस्ट पे, और कॉस्ट निकालना बताया है सेक्शन 43(1) ने। सेक्शन 43(1) बोलता जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन है वो उसमें से एक्साइज ड्यूटी माइनस कर दो जिस पे आप सेनवेट क्रेडिट ले रहे हो। मतलब आपको डबल डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, जीएसटी के अंदर आईटीसी लेंगे और यहां पे वापस से डेप्रिसिएशन भी लेंगे। बोले नहीं 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 नहीं, ये सेम कंसेप्ट हमने जीएसटी में पढ़ा है। अगर आप डेप्रिसिएशन ले रहे तो आपको आईटीसी, अरे याद है क्या, हाँ वो वाला कंसेप्ट, सब्सिडीज या ग्रांट जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती है उसको माइनस कर देंगे। ऐड करेंगे सर इंटरेस्ट अप टू द डेट टू विच एसेट इज पुट टू यूज। जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं होता तब तक का इंटरेस्ट। अगर मान के चलो आपने बिल्डिंग बनाने के लिए, अगर आपने बिल्डिंग बनाने के लिए लोन लिया है और वो लोन पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो जब तक वो बिल्डिंग बनती नहीं है, बन के बिजनेस में पुट टू यूज नहीं होती है, तब तक का जो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट उसके कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। और ये हम अकाउंट्स में फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल द एसेट इज मेड फिट टू यूज शैल बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। तो ये इंटरेस्ट अप टू द डेट इन ऑन विच एसेट इज पुट टू यूज, वहां तक का इंटरेस्ट कॉस्ट में ऐड करेंगे और उस पे वो इंटरेस्ट के पार्ट पे भी डेप्रिसिएशन मिलेगा। अरे कॉस्ट में ऐड करेंगे इसका मतलब क्या है, ये कॉस्ट पे तो डेप्रिसिएशन मिलने वाला है। और सर आगे का इंटरेस्ट वो सेक्शन 36(1)(3) में डिडक्टिबल होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। वहां पे नहीं बताऊंगा ये जो एक्सपेंसेस बाकी लिए, इंस्टॉलेशन, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन सेक्शन 43A में दिया है। अगर आपने एसेट इंपोर्ट किया और फॉरेन एक्सचेंज में कोई फ्लक्चुएशन हुआ, रेट आपको 60 देना था, आपने 70 के भाव से देना पड़ा जब पेमेंट किया तब, तो बचा हुआ जो 10 रुपए है इनटू जितने भी डॉलर्स का एसेट है वो कॉस्ट में ऐड होता और उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलता। ये कॉस्ट आ गई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के। अब अगर कोई एसेट जो ये जो सारे एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंस वगैरह वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह या कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप एसेट खरीदने या एसेट को पुट टू यूज करने के लिए कर रहे हो, अगर वो एक्सपेंडिचर 10,000 के ऊपर का है, एक आदमी को एक दिन के अंदर 10,000 के ऊपर का एक्सपेंडिचर आपने दिया है, सेक्शन 40A(3) वाली कंडीशन भी यहां पे एप्लीकेबल हो गई है। मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है फॉर इंस्टॉलिंग और फॉर एक्वायरिंग दिस एसेट एंड वो एक्सपेंडिचर 10,000 के ऊपर का है एंड वो 10,000 के ऊपर का अमाउंट आपने एक आदमी को एक दिन के अंदर कैश में दिया है, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा और उस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब क्या, प्रॉफिट नहीं है उसके वजह से अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन आपका पूरा सेटअप नहीं होगा, ये एब्सॉर्ब नहीं हो पाया, पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर पाए, तो जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है वो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहलाता। और ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफाइनाइट ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इवन इफ बिजनेस कंटिन्यू हो या ना हो, ठीक है सर। अब अगर मान के चलो किसी प्रीवियस ईयर में आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके पास करंट ईयर का लॉस है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है और ब्रॉट फॉरवर्ड पिछले सालों का अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। ये तो रूल ही है क्योंकि प्रॉफिट हम आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा। फिर बिजनेस लॉसेस माइनस करना क्योंकि इनका टाइम लिमिट होता है 8 इयर्स का, और बाद में अगर कोई प्रॉफिट बचा तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करना, प्रॉफिट नहीं बचा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस पहले क्यों माइनस करना, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बाद में क्यों माइनस करना, क्योंकि बेटा ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन की 8 साल की लिमिट रहती है, ये अनलिमिटेड रहता है, ये भगवान है, ठीक है ना। ओके, ये गणेश गायतोंडे है, ओके, ये एक्चुअल कॉस्ट है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये आप पढ़ लीजिएगा, एक एक पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस पे इतना रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मेरे को नहीं लगता इसको इतना टाइम देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। केसेस व्हेन नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज करता। डेप्रिसिएशन काय पे मिलता, एसेट पे। डेप्रिसिएशन काय पे मिलता सर, एसेट पे और ब्लॉक की WDV पे। एसेट होना, ब्लॉक के अंदर एसेट होना और ब्लॉक की WDV होना, ब्लॉक के अंदर एसेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन काय का,
और एसेट है बट डब्ल्यूडीवी नहीं है, तो फिर डेप्रिसिएशन काय पे? डेप्रिसिएशन एज अ परसेंटेज ऑफ डब्ल्यूडीवी दिया जाता। तो दो ऐसी केस आती जब डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, एक तो ब्लॉक खत्म हो गया, डब्ल्यूडीवी है, दूसरा ब्लॉक है, डब्ल्यूडीवी खत्म हो गई, तो वो केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अराइज होता। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तभी अराइज होगा, मेरे साथ में लिख के रख देना, एमसीक्यू का पॉइंट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तभी अराइज होगा जब एक तो ब्लॉक नहीं है या डब्ल्यूडीवी नहीं है। अभी एग्जांपल बताता हूं मैं आपको इसका, ठीक है? ओके, देखो अब मेरे पास ब्लॉक है, ए बी सी, तीन एसेट है, इसका डब्ल्यूडीवी है सर 45 लाख, ठीक है? ये ओपनिंग है, इसके अंदर से मैंने लेस ए को बेच दिया, कितने पे? 20 लाख पे। बी को बेच दिया इसमें से मैंने 30 लाख रुपए पे, खत्म। अब ये ब्लॉक के अंदर एसेट सी बचा है, बट इसकी डब्ल्यूडीवी नील हो गई, 45 में से 45 में से ये टोटल 50 लाख माइनस कर दिए है ना, तो ये डब्ल्यूडीवी नील हो गई। तो अब ब्लॉक तो जिंदा है, ब्लॉक तो जिंदा है, बट डब्ल्यूडीवी जीरो है, मतलब ये केस में डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, नो डेप्रिसिएशन मिलेगा। और बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? 45 लाख के तीन एसेट थे, 50 लाख में दो बेच दिए, तो सर फायदा ही छुआ, फायदा ही छुआ। कितने का फायदा हुआ? 5 लाख रुपए का। तो ये सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा 5 लाख रुपए का। डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या? नहीं, नहीं सर, गलत हुआ। सी के साथ, सी तो जिंदा था, अबे सी का क्या करते? एक आदमी का ब्लॉक है ना, उसने दो ही एसेट महंगे में बेच दिए, खत्म। दूसरा केस, ब्लॉक था मेरा ए बी सी का, ब्लॉक का डब्ल्यूडीवी था सर अपना वापस से 45 लाख, मैंने ए को बेचा कितने में? 10 लाख में, मैंने बी को बेचा सर 15 लाख में, और मैंने सी को बेचा सर 10 लाख में। तो ये सेलिंग वैल्यू माइनस कर दो, तो 45 माइनस 10 और 15 25 और 10 35 लाख माइनस किया, मतलब अभी भी 10 लाख की डब्ल्यूडीवी बाकी है, बट ब्लॉक के अंदर खाली है, ब्लॉक के अंदर नो एसेट, और ब्लॉक के अंदर एसेट नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता, क्योंकि डेप्रिसिएशन ब्लॉक की डब्ल्यूडीवी पे मिलता है, और ब्लॉक ही नहीं है यहां पे क्योंकि एसेट ही नहीं है ब्लॉक के अंदर, डब्बा खाली है, ठन ठन गोपाल है। तो बोले ये केस में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है कितने का? 10 लाख रुपए का, 45 माइनस 35, क्लियर? ठीक है, एक बार ये आप पढ़ लीजिए, कुछ भी दिक्कत रही तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 1 2 3 4 3 4, कोई भी दिक्कत रही तो ये नंबर पे कॉल कर लेना, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे एक्सपेंडिचर करते, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो रेवेन्यू हो, तो उसका पूरा का पूरा डिडक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये रिसर्च दो टाइप की हो सकती है, एक तो आप खुद रिसर्च करो इन हाउस, या फिर आप दूसरे को कंट्रीब्यूट कर दो, डोनेशन दे दो। तो देखो सेक्शन 35 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, खुद करो दूसरे को दे दो। अगर खुद करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, दूसरों को देते हो तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। खुद करते हो उसके अंदर दो पार्ट है, एक 100% वाला, एक 150% वाला। 150% वाला सिर्फ कंपनीज के लिए है, ठीक है? ओके, तो अपन चलो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला, 1A। असेसी खुद कैरी आउट कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च, तो ऑब्वियसली वो रिसर्च उसके बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अगर असेसी दूसरे को कंट्रीब्यूट करता है तो वो जो आदमी रिसर्च कर रहा है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड हो ना हो, डोनेशन का डिडक्शन हमेशा मिलेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी रिसर्च पे एक्सपेंडिचर कर दिया या किसी को डोनेशन दे दिया, एंड मेरे डोनेशन देने के बाद में मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा, बराबर है। अब डोनेशन देने के बाद में अगले साल मान के चलो उसका जो अप्रूवल था वो अप्रूवल हटा लिया गवर्नमेंट ने, तो क्या मेरा डिडक्शन वापस ले लिया जाएगा? जी हां, जी नहीं, जी हां बोल दिया, जी नहीं। ये ध्यान में रखना कि मेरा जो डिडक्शन है वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये एमसीक्यूज के लिए केस स्टडी बना के 1 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन डाल के, ठीक है? ओके, तो दो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता, कैपिटल का भी मिलता। रेवेन्यू में याद रखना, रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्री पोस्ट। प्री में लास्ट 3 इयर्स का मिलेगा,
चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, प्री कमेंसमेंट अगर एक्सपेंडिचर किए हैं तो सिर्फ लास्ट 3 इयर्स का मिलता, और अगर रेवेन्यू में प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है तो सिर्फ 2 एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता। पहला सैलरी टू रिसर्च पर्सनल, सिर्फ सैलरी का, परक्यूजिट्स का नहीं। और दूसरा, जो मटेरियल्स साइंटिफिक रिसर्च के लिए लग रहे हैं वो अगर आप खरीदते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्री कमेंसमेंट, तो उनका भी डिडक्शन मिल जाएगा। प्री कमेंसमेंट का आएगा बिजनेस कमेंस होने के पहले अगर आप कर रहे हो तो, बिजनेस कमेंस होने के बाद में कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करो डिडक्शन मिलेगा। यहां पे भी पोस्ट कमेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी करो डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड छोड़ के। कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन ना यहां पे मिलता है ना आगे मिलेगा, कॉस्ट ऑफ लैंड का डिडक्शन ना आगे यहां मिलता है ना आगे मिलेगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे सर, सबसे पहला पार्ट रेवेन्यू, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू में प्री पोस्ट, प्री में लास्ट 3 इयर्स, कैपिटल में 2, प्री पोस्ट, प्री के कैपिटल में भी लास्ट 3 इयर्स। रेवेन्यू में जो प्री है उसमें सिर्फ 2 ही एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता, पहला सर सैलरी ऑफ रिसर्च पर्सनल एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट, और दूसरा सर साइंटिफिक रिसर्च के जो इक्विपमेंट्स है, जो मटेरियल्स है वो खरीदते हो उनका डिडक्शन मिलता। इसके अलावा कोई भी प्री कमेंसमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलता। पोस्ट कमेंसमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे के सारे डिडक्टिबल रहते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में, प्री में, पोस्ट में, प्री में लास्ट 3 इयर्स के ही मिलेंगे। सिर्फ ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ लैंड कहीं पे डिडक्टिबल नहीं रहता। यहां पे एक बात लिख के रखना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 100% डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन है सर? 100%, 100%। ये सेक्शन 35 के अंदर के सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 35 याद रख लो, मोर देन सफिशिएंट है। ये बात हुई हम खुद कर रहे हैं तो सर, अगर कंपनी एसएससी है और वो इन हाउस खुद से रिसर्च करता है तो उनके लिए अलग से एक सेक्शन है 35(2)(ab). ये सेक्शन नाम के साथ, नंबर के साथ याद रखना, सेक्शन 35(2)(ab) कंपनी एसएससी को ही मिलता। कितना मिलता सर? कौन सी कंपनीज को मिलता? सारी की सारी क्या? नहीं, जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज्ड है उन्हीं को मिलेगा। बायोटेक्नोलॉजी मतलब फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन वगैरह वगैरह, सिर्फ कंपनी को मिलता। कितना मिलता? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 150% का डिडक्शन है, 150% का डिडक्शन है सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है, एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। मतलब लैंड का यहां पे भी नहीं मिलता, ऊपर भी नहीं मिलता। तो देखो कंपनी वाले लोग जो रहेंगे ना 35(2)(ab) में आएंगे, वो नॉर्मल वाला ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। बट जो चीजें 35(2)(ab) में नहीं मिलती उसके लिए वो ऊपर जाएंगे। जैसे प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर यहां पे 35(2)(ab) में नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करेंगे? प्री कमेंसमेंट के लिए 100% से काम चला लेंगे। सर बिल्डिंग का यहां पे नहीं मिलता, यहां लिखा है कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, मतलब लैंड का ऊपर भी नहीं मिलता तो ऊपर जाके फायदा नहीं है। बिल्डिंग का ऊपर मिलता 100%, तो बिल्डिंग के लिए वो 150 नहीं 100 लेंगे। बाकी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो 150 लेंगे। ये जो मैंने आपको बोला है ये डायलॉग यहां पे लिखा है। अगर आप आउटसाइडर्स को कंट्रीब्यूट करते हो, वो जो आउटसाइडर रिसर्च कर रहा है, जो डोनेशन आप दे रहे हो, जिसको डोनेशन आप दे रहे हो, वो जो साइंटिफिक रिसर्च करता है, वो आपके बिजनेस की हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। साइंटिफिक रिसर्च के लिए करते हो तो आपको नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल यूनिवर्सिटी, आईआईटीज एंड आईआईएम्स दी है, इनको अगर आप डोनेशन देते हो तो आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा 35(2)(a) में। ये सेक्शन का नाम भी याद रखना, 35(2)(a) में। 35(2)(ab) में मिलता है कंपनीज को खुद इन हाउस रिसर्च पे, 35(2)(a) में मिलता है सर नेशनल लेबोरेटरीज, नेशनल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज और आईआईएम्स, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटीज है नेशनल यूनिवर्सिटीज है और ऑब्वियसली ये अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। नीचे हम देखने वाले अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। नॉर्मल यूनिवर्सिटी को दिया तो 150%, नेशनल यूनिवर्सिटी को दिया तो 150%। बट अगर आप कंपनी को देते हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च कैरी आउट करना ही उसका जिंदगी का एकमेव मकसद है और वो वेटेड डिडक्शन खुद क्लेम नहीं करती, तो उनको अगर देते हो आप तो आपको 100% का डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर आपने सोशल या स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को दिया तो 100% का डिडक्शन है। मतलब देखो क्या याद रखना है, नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल यूनिवर्सिटीज, आईआईटीज, आईएम 150%, कंपनीज 100%, सिंपल रखने का है, ठीक है ना। और नेशनल लेबोरेटरीज, आईआईटीज, आईएम्स, कंपनीज को आप सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दो तो ही डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने नेशनल लेबोरेटरीज, आईआईटीज, आईआईएम्स या
नेशनल यूनिवर्सिटी को डोनेशन दिया फॉर सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च तो डिडक्शन नहीं मिलता। क्लियर है? हाउ? अब सर ये जो सेकंड है ना, रिसर्च एसोसिएशन जो अप्रूव्ड होते हैं, इनको अगर आपने डोनेशन सोशल या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया तो 100% का है। डिडक्शन कैन नॉट बी डिनाइड जस्ट बिकॉज अप्रूवल ग्रांटेड वाज विड्रॉन। ये मैंने आपको जो सबसे पहले बताया था। इतना ही है सेक्शन 35 भाई, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत इसका बाउ करके रखा है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में जो दिक्कत जाती है, मॉड्यूल के अंदर एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन में 4-5 एसोसिएशंस के नाम दे दिए और नीचे नोट में दिया है कि 2 एसोसिएशन अप्रूव्ड नहीं थी, तो वो दोनों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? 5 में से उन्होंने बोला 2 रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड नहीं थी। अगर बची हुई 3 रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड नहीं होती थी तो वो लिखते थे। इसका मतलब क्या है? वो अप्रूव्ड है, उसको दिया तो डोनेशन डिडक्शन मिल जाएगा। ऐसा सोचने का है, ठीक है? हाँ। उसके बाद एक और सेक्शन आता है इंपॉर्टेंट, सेक्शन 35AD। सेक्शन 35AD 35 खत्म करके बाद में मैं 36 बाद में लूंगा, 35AD करके अपन रुकते हैं। सेक्शन 35AD इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ बिजनेसेस है जो स्पेसिफाई किए हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। याद रखना यहां पे सेक्शन 35AD में सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा, रेवेन्यू का नहीं, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा। और उसमें भी 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ के, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप कोई खर्चा करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। 32AD को स्पेसिफाइड बिजनेस देता है। ये बिजनेस के नाम याद रखने के सर नहीं, आप 1-2 बार पढ़ लो काफी हो जाएगा। पहला कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और वेयर हाउसिंग फॉर शुगर, मतलब ये तीनों लगभग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड है। उसके बाद 3 H वाले हैं, होटल, हॉस्पिटल और एक हाउसिंग वाला है। ये हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट के बेटरमेंट के लिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा, उसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? उसके बाद पाइपलाइंस वाले 2 चीजें हैं, स्लरी पाइपलाइंस, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस, ठीक है? बी कीपिंग, सेमीकंडक्टर वाफर फैब्रिकेशन, और उसके बाद में कोई भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप डेवलप करते हो तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा 35AD में। आईसीडीएस, आईसीडीज या आईएफएस, इनलैंड कंटेनर डिपो या सीएफएस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आप सेटअप कर रहे हो या प्रोडक्शन फर्टिलाइजर का कर रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड बिजनेस में आते हैं। ये नाम है, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको वहां पे 35AD पूछा रहेगा और ऑब्वियसली जो भी वो बिजनेस रहेगा वो स्पेसिफाइड बिजनेस रहेगा। बट आजकल ऐसा होता है कि 2 स्पेसिफाइड, 1 नॉन स्पेसिफाइड है, ठीक है? तो शुगर, एग्रो प्रोड्यूस, ये चीज ध्यान में रखना, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, एग्रो प्रोड्यूस। ऑयल का वेयर हाउसिंग कहीं नहीं दिया है, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये दोनों कहीं में आते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस में। वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, एंड राइस वी नो इज नॉट एग्रीकल्चर, इज नॉट एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, तो वेयर हाउसिंग ऑफ राइस इज नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा। काय का डिडक्शन मिलता है सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर का, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर रेवेन्यू का मिलता क्या? नहीं सर। कैपिटल में प्री पोस्ट क्या कुछ ऐसा है क्या? बिजनेस कमेंस करने के पहले का? हाँ वैसा है। प्रायर पीरियड एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है, बिजनेस चालू करने के पहले अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो उनका भी डिडक्शन मिलता है। अगर आपने उसको जो प्रीवियस ईयर में आपका बिजनेस चालू हुआ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज किया है तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है? ओके। कंडीशंस क्या है? कुछ कंडीशंस नहीं है, सिंपल है, आपको नया बिजनेस चालू करने का है। आप पुराना बिजनेस तोड़ मरोड़ के 35AD का बिजनेस बता के डिडक्शन नहीं ले सकते। बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। सेकंड चीज, जो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी है उसको ट्रांसफर करके नया बिजनेस बना रहे, चलेगा नहीं। बट 20% जो टोटल वैल्यू है नए बिजनेस की जो प्लांट एंड मशीनरी है, वो जो प्लांट एंड मशीनरी का टोटल वैल्यू है उसका 20% सेकेंड हैंड मशीनरी चलती है। सेकेंड पॉइंट, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को सेक्शन 35AD के पर्पस के लिए न्यू प्लांट एंड मशीनरी माना जाता है। नॉट फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ यूज प्लांट एंड मशीनरी। यूज प्लांट एंड मशीनरी अलाउड अप टू 20%, 20% तक अलाउड है। 20% का टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द बिजनेस। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी को नया माना जाएगा 35AD के लिए। यूज्ड एसेट ओनली फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर 8 ईयर। 8 साल तक के लिए आपको यह एसेट को
ऐसे ही यूज करना है। अगर 8 साल तक आपने ये एसेट को दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया तो आपको सेक्शन 28 में देखा था वो आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएंगी। और पीजीबीपी की इनकम कितनी रहेंगी? टोटल डिडक्शन जो आपको मिला था माइनस डेप्रीसिएशन। क्योंकि अगर 35 एडी में डिडक्शन नहीं लेते थे आप तो डेप्रीसिएशन तो नॉर्मली मिलना ही था आपको, तो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। यहां पे भी सेक्शन 40A3 की प्रोविजंस लगती है, मतलब ये जो खर्चे हैं जिसका आपको डिडक्शन दे रहे हैं वो आपने बाय अकाउंट पे चेक, बाय नेट बैंकिंग, बाय और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ही करने चाहिए। 40A3 की कंडीशन आपको आती होंगी, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, ओके। अब एक और बात बता देता हूं मैं आपको, साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35 वाला, अगर आपने कोई एसेट लिया और सेक्शन 41 का पार्ट है ये, मैं अभी बता दे रहा हूं, अगर आपने कोई एसेट लिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है, और बाद में साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज कर रहे थे थोड़ा टाइम आप, देखो मैं आपको बताता हूं, कंफ्यूजन होंगी बाद में, इसलिए अभी यहीं पे बता दे रहा हूं। सेक्शन 35AD, ये एसेट को अगर आपने अदर बिजनेस के लिए यूज किया तो आपकी डायरेक्टली पीजीबीपी की इनकम हो जाएंगी, ये सेक्शन 28 में दिया है। बट सेक्शन 35 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन 35 में बोलते हैं कि अगर आपने एसेट को नॉर्मल पर्पस के लिए यूज में लेके आ गए तो वो केस में, इन दैट केस सेक्शन 35 के अंडर, इन दैट केस वो एसेट ब्लॉक के अंदर ऐड तो हो जाएगा, वो एसेट आपके ब्लॉक के अंदर ऐड तो हो जाएगा, बट उसका जो WDV ऐड होगा ना वो रहेगा 0। क्योंकि सेक्शन 43(1) आपको बताता है कि अगर कोई एसेट है जिसका डिडक्शन आप पूरा का पूरा 35 में ले चुके हो तो उसकी कॉस्ट आपके लिए 0 हो जाती है, उसकी कॉस्ट आपके लिए 0 हो जाती है। मैं बताता हूं आपको, कहा दिया है ये साइंटिफिक रिसर्च एसेट और 35AD एसेट ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज, कॉस्ट उसकी 0 होती है, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो दो ऑप्शन है, एक तो क्या है 35AD का एसेट है आपका, सॉरी सेक्शन 35 का एसेट है, आप उसको बिजनेस के यूज में ला रहे हो तो ब्लॉक में ऐड हो जाएगा, उसकी WDV 0 होंगी, और जब आप उसको सेल करोगे तो जो सेल वैल्यू है वो पूरी की पूरी माइनस हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली उस पे आपको उतना अमाउंट आपके डेप्रिशिएबल WDV, जो WDV पे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब आपको उतने कम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसका मतलब जो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन है उतने अमाउंट पे टैक्स अपने आप ओवर द इयर्स लग जाएगा। एक ये ऑप्शन है कि आप उसको नॉर्मल बिजनेस में लाओ और बाद में बेचो, और दूसरा ऑप्शन है आप उसको डायरेक्टली बेच दो, दूसरा ऑप्शन है आप उसको डायरेक्टली बेच दो। तो इन दैट केस जितने में भी आप बेचोगे वो अमाउंट पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट तो आपके लिए 0 होती है। क्लियर है? ओके, ये सेक्शन 41(4) में पढ़ेंगे अपन बाद में। एक काम करते हैं, बता ही देते हैं। सेक्शन 41(4), 41(3) है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा? लोअर ऑफ सेल प्राइस और डिडक्शन अलाउड, इसको छोड़ दो, पहले डिडक्शन अलाउड हुआ करता था इसलिए लोअर है। जो सेल प्राइस है वो अमाउंट आपका टैक्सेबल रहेगा जो प्रीवियस ईयर में आप टैक्स करते हो वो। तो ये अपना हो चुका है, डन, ठीक है, ओके सर। ना जाने, हाँ। फिर सेक्शन 35CC है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए किया तो 100% डिडक्शन। 35CCC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो 150% का आपको डिडक्शन मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट छोड़ के। और 35CCD अगर आप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैरी आउट करते हो तो आपको 150% का डिडक्शन मिलेगा, सेम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। बट याद रखना ये जो 35CCD है वो सिर्फ कंपनीज के केस में अलाउड है। 35CCD याद करो, सीसीडी में कॉफी पीने कौन जाएगा? जिसके पास कंपनी है। मेरे जैसा अकेला आदमी, आपके जैसे अपने सीए वाले बच्चे जाते क्या सीसीडी में? सर नहीं सर, अपनी कहा, हमारी तो गर्लफ्रेंड नहीं रहती सर, बहुत तकलीफ है सर। मामला ठीक है, मैं समझता हूं आपका दर्द, एक बार पास हो जाओ एग्जाम, आर्टिकलशिप में बम माहौल ही माहौल है, ठीक है ना। ये भी बोलने की बात है क्योंकि आगे फिर फाइनल का टेंशन आता है बेटा। ऐसे तो मम्मी मेरे को बचपन से बेवकूफ बनाती आ रही है मेरी, आपकी भी बनाती होंगी, 10वीं पढ़ ले, 12वीं में अच्छा है, 12वीं पढ़ ले वगैरह वगैरह। फिर सेक्शन 35AD ये इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अमोर्टाइजेशन। देखो
ये स्पेसिफिकली बोला है इसलिए मिलता सर इसका, क्योंकि हमको पता है, हमको सेक्शन 37 में बोला था कि बिजनेस सेटअप होने के बाद के जो खर्चे हैं उनका ही डिडक्शन मिलेगा, मतलब बिजनेस सेटअप करने के पहले के खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता। बट यहां पे स्पेसिफिकली बोला है ना तो दो, और ये अमोर्टाइजेशन बोला है, मतलब पूरा एक साथ नहीं मिलता सर। कितना मिलता है? 1/5 1/5 1/5 1/5। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का 1/5 आपको डिडक्शन मिलेगा। सर क्या क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर बताता हूं। एसएससी कौन है? इंडियन कंपनी रह सकता, कोई भी इंडियन रेसिडेंट हो सकता है, सबको मिलता। नॉन रेसिडेंट्स को 35D का डिडक्शन नहीं मिलता। एक्सपेंडिचर कौन से है? ये एक्सपेंडिचर आप कंपनी के सेटअप से रिलेटेड है, ये एक्सपेंडिचर कंपनी के सेटअप से रिलेटेड है, मतलब जो भी नई कंपनी है वो जो खर्चे कर रही है बिजनेस सेटअप करने के लिए वो, या एग्जिस्टिंग कंपनी अगर है तो जो बिजनेस एक्सपांशन कर रही है वो एक्सपांशन के जो खर्चे हैं वो। सर ये इंपॉर्टेंट है, इन खर्चों का डिडक्शन मिलता। प्रिलिमिनरी बिजनेस सेटअप होते वक्त जो भी बिजनेस सेटअप आपको करना है, वो बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं? सर ऑब्वियसली पहले बिजनेस की अपने को इकोनॉमिक वायबिलिटी देखनी पड़ती है, प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तो आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता, मार्केट सर्वे करना पड़ता, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेनी पड़ती, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे खर्चे हैं। फिर एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता, उसको प्रिंट करवाना पड़ता, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता, ये सारे वो जो भी खर्चे हैं ये, ठीक है ना। इन खर्चों का डिडक्शन मिलता आपको, इन खर्चों का डिडक्शन मिलता आपको। बट ये खर्चे कितना पूरे? अरे नहीं, इसकी एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है। मतलब ये जो एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स है इनको बोलते हैं सर एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स, ये एलिजिबल एक्सपेंडिचर्स है, ठीक है। एलिजिबल एक्सपेंडिचर का अमाउंट इसको आप कंपेयर करोगे मैक्सिमम लिमिट के साथ। ये मैक्सिमम लिमिट, ये दोनों में से जो भी लोअर रहेगा ना उसको बोलेंगे सर क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, क्वालिफाइंग लिमिट। और ये क्वालिफाइंग लिमिट का 1/5 डिडक्शन मिलता है आपको कमेंसमेंट के ईयर से चालू होके 5 साल तक, मतलब कमेंसमेंट का ईयर और नेक्स्ट 4 इयर्स, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं? पहले आपको एलिजिबल एक्सपेंडिचर निकालना है, फिर इसको कंपेयर करना है मैक्सिमम लिमिट के साथ। ये दोनों में से जो भी लोअर है वो आ गया आपका सर क्वालिफाइंग लिमिट। और ये क्वालिफाइंग लिमिट या क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर का 1/5 डिडक्शन मिलेगा आपको हर एक साल ओवर 5 इयर्स, ठीक है। ओके, तो सर ये मैक्सिमम लिमिट क्या है? कंपनीज के लिए 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल विच एवर इज हाइयर, ठीक है ना, या हाइयर है, ठीक है। तो इसको अपन ने क्या किया? हाइयर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल जो भी है, दोनों में से जो भी हाइयर है उसका 5% आपकी लिमिट हो जाएंगी। अदर एसेसीज के लिए सिंस कैपिटल रहता नहीं है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर क्या है? लोअर ऑफ एलिजिबल एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम लिमिट। और डिडक्शन कितना मिलता? 1/5। ऑडिट करवाना कंपलसरी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब क्या होता? जितने भी फिक्स्ड एसेट है उसका कॉस्ट, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इशूड शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो क्या करना है सर आपको? यहां पे देखो, लिख लो एलिजिबल एक्सपेंडिचर, एलिजिबल एक्सपेंडिचर, इसको करेंगे कंपेयर मैक्सिमम लिमिट के साथ। ये दोनों में से जो भी लोअर है वो अपना हो जाएगा क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, और इसका 1/5 आपको डिडक्शन मिलता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद में आता है सर कंपेंसेशन। वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो कंपेंसेशन पे करती है कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, उनके लिए तो खर्चा हुआ ना, उसका डिडक्शन देंगे। किसको? सबको मिलता है सर। डिडक्शन कितना? 1/5 देते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। बट वॉलेंटरी कंपेंसेशन अगर पार्ट में दिया ना तो ये मान के चलना, देखो आपको क्वेश्चन में अगर बहकाने के लिए क्या दिया रहेगा कि 15 लाख का उसको कंपेंसेशन दिया, 10 लाख इस साल और 5 लाख अगले साल से दिया है, तो 1/5 आपको डिडक्शन मिलता, ठीक है ना, फॉर 5 सक्सीडिंग ईयर्स। तो ईच पार्ट पेमेंट शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट पेमेंट। समझो, प्रीवियस ईयर 19-20 में मैंने एक आदमी को 10 लाख रुपए का वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम दिया, और प्रीवियस ईयर 20-21 में उसी आदमी को 5 लाख रुपए दिया। एक आदमी था उसको 15 लाख रुपए देना था, मैंने उसको बोला इस साल 10 ले ले, अगले साल 5 लेना। तो ये 10 लाख का डिडक्शन मेरे को ओवर 5 इंस्टॉलमेंट 1/5 मिलेगा, मतलब 2 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 19-20। और ये 20-21 में जो मैंने उसको अमाउंट पे किया है इसका भी मेरे को 1/5 मिलेगा, 1 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर 2021। मतलब प्रीवियस ईयर 19-20 में मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख। 2021 में मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख प्लस 1 लाख उसका। 21-22 में मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख प्लस 1 लाख उसका। 22-23 में मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख प्लस 1 लाख उसका। 23-24 में मेरे को कितना मिलेगा? 2 लाख प्लस 1 लाख सेकेंड वाले का। और
24-25 में मेरे को 2 लाख का तो खत्म हो गया, 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो भी पे करते हो आप सेम इंसान को, उसको एक सेपरेट पेमेंट मानो और जो प्रीवियस ईयर में पे किया उसके अगले साल से उसको ये दे दो। अगर बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, मतलब अमालगमेशन, मर्जर वगैरह वगैरह, तो जो रिजल्टिंग कंपनी है वो रिमेनिंग ईयर्स के लिए डिडक्शन ले सकती है। मान के चलो मेरा यहां 21-22 में, यहां पे मैंने उसको पेमेंट तो कर दिया 20-21 में, 21-22 में मेरा यहां, इसके बाद में यहां पे हो गया मेरा अमालगमेशन, तो ये बचा हुआ जो एक्सपेंडिचर है वो रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू नाउ। ओके, अभी इसके लिए आज के लिए इतना ही रुकते हैं, नेक्स्ट अपन दूसरे सेशन में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।